हेलो फ्रेंड, मैं जसबीर भारद्वाज निर्णय आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। अभी आपका होली ऑफर चल रहा है। इस ऑफर को लेने के लिए आप कोड यूज करें होली 26। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या स्टडी करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर का जो टाइम है वो बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। सिर्फ ऑलमोस्ट 2 ही महीने बचे हुए हैं। तो उस दौरान आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए और क्या क्या छोड़ देना चाहिए, किन चीज़ों पे आपको फोकस कर लेना है, कौन सी चीज़ें आपको स्किप कर देनी है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, व्हाट टू स्टडी व्हाट टू स्किप। सबसे पहले करंट में जो आज के टाइम पे जो सिलेबस में चीज़ें आ रही हैं वो है आपका बेसिक मैथ आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, एनालिटिकल रीजनिंग आ रही है। डीआई का कभी कभी क्वेश्चन आ जा रहा है। डीएस लेकिन हर साल अच्छे से आ रहा है। कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे लेवल पे आ रहा है दोस्तों। फिर आप देखोगे कि रिसेंट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप देखोगे मैथ्स के 2019 से लेकर 25 तक का मैंने ट्रेंड उठाया है, क्योंकि ये रिसेंट ट्रेंड है। जैसे आप देखोगे 2012 में 12 की बात करोगे तो मैथ्स के 3 ही क्वेश्चन थे। लेकिन उसके बाद आप देखोगे मैथ्स का जो वेटेज है बढ़ता जा रहा है हर साल। मै मैथ्स में आप देखोगे 2019 में 29 क्वेश्चन थे, फिर 43, फिर 35, 38, 40, 36, 34। इसी टाइप से आप देखोगे रीजनिंग में 21, 12, 18, 15, 13, 17, 16। अगर आप बात करो कॉम्प्रिहेंशन की दोस्तों, तो कॉम्प्रिहेंशन आप देखोगे 30, 25, 27, 27, 27, 27 और 30। तो इनका अगर रेंज की बात करो तो जो रेंज है कॉम्प्रिहेंशन का 25 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है। और अगर आप बात करोगे रीजनिंग की तो 12 से लेकर 18 तक क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। अगर आप बात करोगे मैथ्स की तो 34 से लेकर 43 क्वेश्चन तक आपके पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, 34 से लेकर 43 तक पहुंच जा रहे हैं। फिर आपको देखना है कि आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे सी सेट में फेल हो जा रहे हैं। वो क्यों हो जा रहे हैं, क्या उसका कारण है ना। ज्यादातर बच्चे सी सेट से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो बच्चों में मैथ्स का डर है ना। मैथ्स से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम मैथ को स्किप कर दें तो आपका सी सेट क्लियर हो सकता है। सी सेट ऐसे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैथ का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है और उसको हमें करना ही करना पड़ेगा। मैथ्स में भी अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो वो आपको करना ही करना चाहिए। ठीक है। फिर आप देखोगे आप डोंट नो द राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग एग्जाम। बच्चों को एग्जाम क्रैक करने का तरीका ही नहीं पता है कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, वही नहीं पता है। जैसे आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन से शुरू कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से अगर आप शुरू करते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वो टाइम इतना लग जाता है कि आपको मैथ्स रीजनिंग आता रहता है, उसके अलावा भी आप नहीं कर पाते हो। आते हुए भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका सारा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें आता है या हो जाएगा, आता है या हो जाएगा। इस वजह से वो प्रैक्टिस नहीं करते और जिसका खामियाजा उन्हें एग्जाम में भुगतना पड़ता है। एग्जाम में क्या होता है कि आपको चीजें आ रही होती है, आपको लग रहा होता है कि आ रहा है, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाता। रीजन लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। उसके बाद है कि ये पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि किसी क्वेश्चन के साथ जिद लगा लेंगे। मान लिया कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आपको स्किप कर देना चाहिए, है ना। आपको जो एग्जाम में लगभग 40 to 50 क्वेश्चन ही करने हैं, 40 to 50 क्वेश्चन ही करने हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चन। 80 में से 40 to 50 करोगे तो आपका जो 27 वाला जो क्वालिफाइंग
लेवल है वो बड़े आराम से पहुंच जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो जिद लगा लेते हैं कि नहीं आज तो इसको सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपने अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। फिर लैक ऑफ राइट अप्रोच। बच्चे राइट अप्रोच नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम में कौन सी चीज पहले सॉल्व करनी है। मैथ्स रीजनिंग के जो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है वो आपको पहले सॉल्व करने चाहिए। फिर आपको मुश्किल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। उसके बाद जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है उस वाले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। फिर जो सबसे लास्ट प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि वो टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपके 2 घंटे का टाइम पूरा हो गया और आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाते हो। भले ही आपको पेपर आता था लेकिन आप टाइम की वजह से भी छोड़ देते हो। उसके बाद है दोस्तों कि मैथ्स के कौन से एरिया पे आपको फोकस करना है। मैथ्स सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है। सबसे ज्यादा जो आज के टाइम पे वेटेज है वो नंबर सिस्टम का है। उसके बाद परसेंटेज का है। सीआई का एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है। टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। इस बार टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। एवरेज का क्वेश्चन बहुत बार आता है ना। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये वो टॉपिक हैं जो अब आपको इन पे थोड़ा थोड़ा सा होल्ड बना लेना चाहिए। इसके अलावा आप ना भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। ये वो एरिया है जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। इसमें भी आपको नंबर सिस्टम में कौन सा एरिया पे फोकस करना चाहिए। नंबर सिस्टम में अगर आप देखोगे पहला है ए पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्यों? क्योंकि जब तक आपको नंबरों के बारे में ही नहीं पता होगा तब तक आप आगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। आप देखोगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अकेले प्राइम नंबर से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अकेले प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या जो होता है उससे 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। फिर आप देखोगे डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, इससे भी आप देखोगे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है हाईएस्ट पावर, उच्चतम घात निकालना। इसी से रिलेटेड है नंबर ऑफ जीरो या ट्रेलिंग ऑफ जीरो। इन टॉपिक पे आपको फोकस करना होगा। या तो इससे क्वेश्चन आ जाता है या फिर आपका इससे क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से भी आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से भी आप देखोगे आपसे जरूर हर साल या 1 साल का ब्रेक देके या फिर हर साल आपसे रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर पूछ रहा है। फिर आता है काउंटिंग। काउंटिंग 2 तरह से होती है। एक होता है काउंटिंग ऑफ डिजिट और एक होता है काउंटिंग ऑफ नंबर। तो काउंटिंग ऑफ डिजिट, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2022 में पूछा गया था 1 से 1000 में 5 कितनी बार आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है इस टाइप से। फिर काउंटिंग ऑफ नंबर्स। काउंटिंग ऑफ नंबर्स कैसे भैया कि 1 से लेकर 1000 तक 6 से डिवाइड होने वाले नंबर बताओ। तो ये काउंटिंग ऑफ नंबर्स भी आपसे कई बार पूछ लेता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उसके एप्लीकेशन पूछता है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम से आपके लगभग लगभग अगर आप देखोगे 15 से 20 क्वेश्चन इस अकेले नंबर सिस्टम से वो पूछ डालता है, ठीक है। नंबर सिस्टम पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये मेन टॉपिक मैंने बता दिए। इन टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये टॉपिक आपसे बार बार वो पूछता है।
इन टॉपिक पे अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर लोगे तो नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग लगभग 15-20 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। इसमें एक और आप टॉपिक जोड़ सकते हो, वो है एपीजीपी। एपीजीपी सीरीज, एपीजीपी, ठीक है। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं। एपीजीपी से रिलेटेड भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ लो तो वो आपके काम आ जाएगा। लेकिन मेन जो फोकस है वो आपका इन टॉपिक पे होना चाहिए। अगर ये वाले टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं तो आपका प्रैक्टिस करना, कम से कम 50-50 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो काम चल जाएगा, बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। परसेंटेज में आप देखोगे, परसेंटेज में डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मैंने आपको एक बात बताई है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है। जैसे कह रहा है कि किसी एक आदमी की सैलरी पहले 20% बढ़ा दी, फिर 10% कम कर दी, फिर 15% बढ़ा दी। इस टाइप से वो क्वेश्चन हर बार आपसे इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड पूछ रहा है। मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं, है ना, उसमें मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स आप यूज करो और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। फिर मैंने आपको एक बताया, इस टाइप से, ये 100% है, 100%। तो ये आपका ए बी सी डी, तो ये हो गया आपका ये वाला सर्कल ए प्लस सी, ये वाला सर्कल हो गया आपका बी प्लस सी, है ना। तो आपको बताया गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका 100% है ना। सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस डायग्राम का यूज करके क्वेश्चन करोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, सेट थ्योरी से, है ना। तो आप परसेंटेज में आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको फ्रैक्शन सीखने हैं। जैसे आपको अगर पता हो 1/9 का वैल्यू क्या होगा, 1/11 का वैल्यू क्या होगा, मैंने आपको समझाया कि अगर अपोन में 9 है तो ऊपर 11 का टेबल 2 टाइम लिख दो, है ना, और 11 है तो 9 का टेबल आप 2 टाइम लिख दो, है ना। तो आराम से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये फ्रैक्शन सीखने हैं, है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, ये सीखना है, और आपको सेट थ्योरी के क्वेश्चन सीख लेने हैं। तो इतने में आपका परसेंटेज में काम चल जाएगा। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपको सीधा आपसे पूछा जाता है कि ए मान लिया किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। तो आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। एलसीएम को हम टोटल काम मान लेते हैं, टोटल वर्क। एलसीएम हो गया 60, है ना, एलसीएम 60 हो गया। तो यहां जो हम निकालते हैं वो एफिशिएंसी पे पूरा चैप्टर डिपेंड रहता है कि ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी 5 करेगा और सी 4 करेगा। फिर ये आगे अल्टरनेट पूछता है या फिर सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस टाइप से ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो हर बार आपसे टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक जरूर आना चाहिए। बेसिक क्या होता है कि आपको टाइम निकालना होता है कि कितने समय में वो काम होगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क अपोन में टाइम, सॉरी, टोटल वर्क अपोन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपोन में एफिशिएंसी। इससे, इस टेक्निक से आप सारे की सारी चीजें आराम से निकाल सकते हो। आपको पता होता है कि जो एफ, एक इसमें एम डी एच, M1D1H1 अपोन में W1 अल्फा 1, M2D2H2 अपोन में W2 अल्फा 2, है ना। एक ये वाला चेन रूल यूज होता है। फिर एक क्या होता है भैया, कि जो एफिशिएंसी है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की। फिर यहां से एक और बात आएगी, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, किया गया कार्य, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेजीज की, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट है। इससे अब वो किसी भी तरह से आपसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बड़े आराम से बता पाएंगे। सही बात है। इसके बाद आता है भाई, नेक्स्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपसे, अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि एन पी आर किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल अपोन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। और एन सी आर किसके बराबर होता है भाई, एन सी आर एन फैक्टोरियल अपोन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। और जब हम अरेंजमेंट यूज करते हैं तो वहां पे हमें ऑर्डर की जरूरत होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, है ना। सिलेक्शन आप रेंडमली कैसे भी कर सकते हो। 20 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, मैं किसी एक को भी मॉनिटर बना सकता हूं, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके एप्लीकेशन आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कम ही सवाल आते हैं। ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो परमुटेशन से। 23 और 24 में, 2023 में इसके 7 क्वेश्चन थे और 24 में 9 क्वेश्चन थे। 25 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, परमुटेशन खासकर। परमुटेशन पढ़ लोगे तो कॉम्बिनेशन अपने आप आ जाता है। कॉम्बिनेशन में ज्यादा तरह के सवाल नहीं है, मेन जो टेक्निक है वो सारी की सारी परमुटेशन में ही है। सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं। फिर इसके बाद आता वही लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग भी आपका दो तरह का है। रीजनिंग दो तरह का है, एक लॉजिकल रीजनिंग और एक एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के मैंने अभी बताया आपको रेंज जो है वो 12 से 21 क्वेश्चन तक की है। उसमें सबसे ज्यादा जो है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नंबर सीरीज और रिपीटेड सीरीज के आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप देखोगे वर्ल्ड रिलेशन में आपका कोडेड रिलेशन के 5 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। कोडेड रिलेशन या फिर डायरेक्ट पॉइंटिंग फॉर्म या फिर डायरेक्ट आपसे वर्ल्ड रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछ ले रहा है ना। डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछ ले रहा है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। इनइक्वालिटी के 5 तक क्वेश्चन आ जा रहे हैं, अप टू 5 क्वेश्चन। कैलेंडर का हर साल क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ ही रहा है। फिर आप देखोगे क्यूब और क्लॉक, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ रहा है। क्यूब और क्लॉक के 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ रहा है। ये मेन मेन टॉपिक हैं जिन पे आपको एक बार गो थ्रो हो जाना चाहिए, एक बार इनके कंसेप्ट आपको पढ़ लेने चाहिए। रीजनिंग में जितने भी अब तक सी सेट में क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे डुएबल क्वेश्चन आए हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट। जैसे इसमें एक बार क्वेश्चन आया था इस बार, टी ओ टी, इसको लिख दिया था ए टी ओ पी। मुझे तुरंत पता चल गया कि यहाँ पे ये उल्टे करके और ए लगा रखा है, तो मैंने तुरंत इसका आंसर निकाल दिया, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर जैसे एक क्वेश्चन आया था सी एच यू आर, इसमें इसने क्या करा, 3 3 का गैप दे रखा था। सी 3 है, चुर 3 3 का गैप दे रखा था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी मैं बड़े आराम से कर पाया। तो यहां पे आप देखोगे ना कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बड़े आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। आप डायरेक्ट उनके नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करते ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सीरीज के क्वेश्चन आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे 2024 में 2024 में जो सीरीज का क्वेश्चन था वो रिलेटेड था एक्स क्यूब एक्स स्क्र प्लस एक्स से। तो ये सीरीज क्या बनेगी, 3 14 39 84 फिर 155। तो नेक्स्ट नंबर बताना था। नेक्स्ट नंबर आप आराम से बता सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब 216, फिर 6 का स्क्वायर 36 और 6, तो ये 258 बन जाता है। 258 बड़े आराम से आप बता सकते हो। एक बार आपसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस एक्स, 2022 में शायद आपसे ये पूछा गया, है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपसे कौन से पूछे जा रहे हैं, स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड, या फिर आपसे पॉइंटों वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कि ये एक क्वेश्चन था
20, 10, 10, फिर 15, फिर 30, फिर 75, नेक्स्ट नंबर बताना था। तो बड़े आराम से आप बता सकते हो कि यहाँ देखो, यहाँ मुझे पता चल रहा है कि इंटू 1 करने से आया, यहाँ पता चल रहा है इंटू 0.5 करने से आया, यहाँ मुझे पता चल रहा है इंटू 1.5 करने से आया, यहाँ पे इंटू 2, ये इंटू 2.5, तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? इंटू 3 करने से। तो 75 3 जा 225। तो इस टाइप के इजी इजी क्वेश्चन आपसे सी सेट में नंबर सीरीज के आपसे पूछे जा रहे हैं। उसी टाइप से आप देखोगे रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन भी आपसे बिल्कुल सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। अगर आप 23 और 24 का क्वेश्चन जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, नंबर सीरीज मैंने आपको आज पढ़ाना भी है, तो उसमें आप देखोगे तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, लगभग लगभग सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। 23 वाला है, 24 में उसका उल्टा पूछ लिया है। तो सीरीज के बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। वर्ल्ड रिलेशन का मैंने बताया, कोडेड रिलेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोडेड रिलेशन से, कोडेड रिलेशन से अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आप बड़े आराम से कोड के थ्रू उसको डिकोड कर सकते हो, है ना। डायरेक्शन में आपको बस बेसिक डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, है ना। फिर आपको एंगल का पता होना चाहिए कि 90 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितना होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें एक और बात पता होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए भाई, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम में देखो, ये P है, ये B है और ये H है, ये 90 डिग्री है, थीटा है, ये जो एंगल है आपका 90 माइनस थीटा। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताए हुए हैं, 1 1 रूट 2, है ना, 1 2 रूट 5 3 4 5 5 12 13। तो इनका यूज करके आप डायरेक्ट सवाल निकाल सकते हो, इनका यूज करके आप डायरेक्ट सवाल निकाल सकते हो। नेक्स्ट है कैलेंडर से डायरेक्ट रिलेटेड सवाल आ रहा है, जैसे 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। इसमें आपको पता है कि अगर वो 4 का मल्टीपल है तो 28 साल बाद होता है, 4 के मल्टीपल से 1 साल एक्स्ट्रा है तो 6 साल बाद होता है ना। 6 साल बाद का मतलब 2031 में होगा। एक बार ये आया, एक बार आया 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये भी क्योंकि 4 के मल्टीपल से एक एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो जाएगा 2015, है ना। तो आपको पता है टेक्निक कि अगर 4 का मल्टीपल है तो वो 28 ईयर के बाद रिपीट होता है, 4 का मल्टीपल प्लस 1 है तो 6 ईयर के बाद रिपीट होता है, 4 का मल्टीपल से 2 या 3 एक्स्ट्रा है तो वो 11 साल के बाद रिपीट होता है। तो कैलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे हर साल जरूर पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्यूब और क्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे 10 से 2 बजे के बीच में, 10 से 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण कितने बार बनाएंगी, या 90 डिग्री का कोण कितने बार बनाएंगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्यूब से रिलेटेड भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे, 3 कट 4 कट, है ना, कि इतने क्यूब बन जाए। तो वो भी बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको क्यूब क्लॉक और कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पढ़ने से ही काम चल जाएगा आपका। फिर आता है भाई एनालिटिकल रीजनिंग। ये एनालिटिकल रीजनिंग आप देखोगे विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति बोलते हैं। डायरेक्टली किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में ये यूज होती है। कॉम्प्रिहेंशन में आप देखोगे कंक्लूजन से रिलेटेड, है ना, अजप्शन, आर्गुमेंट और इवेलुएट इन्फेरेंस, है ना, निष्कर्षों का मूल्यांकन करना, ये डायरेक्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन में यूज होगा, है ना, कॉम्प्रिहेंशन में। तो इस ये एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ने का आपको फायदा क्या होगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। के बाद है कि आपको टेक्निक क्या है पेपर अटेम्प्ट करने की, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दोबारा से फिर बता देता हूं कि 3 रीडिंग में आपको पेपर करना चाहिए। पहली रीडिंग क्या है, पहली रीडिंग में मैथ्स रीजनिंग के आसान वाले क्वेश्चन,
दूसरी रीडिंग में मैथ्स रीजनिंग के मुश्किल वाले क्वेश्चन, और तीसरी रीडिंग में आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करने चाहिए। इस तरह से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। आपको ये बात बार बार याद रखनी है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है और ये प्रैक्टिस मांगता है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो। आपका कमेंट का जो जवाब है वो दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।